Hello students, today we will discuss chapter 3 genetics. First of all, we will define the term genetics. Genetics means the इसको डिफाइन करेंगे हम जेनेटिक्स को द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इच कॉल्ड जेनेटिक्स. जेनेटिक्स बायो की वह ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है हेरिडिटी की और वेरिएशन की. तो अभी हम इन दोनों टर्म को ही डिफाइन करेंगे, एक तो हेरिडिटी को भी करेंगे और वेरिएशन को. और तो इसे तो जेनेटिक्स कहते हैं. और इस वर्ड को जो सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड को बैट्सन ने यूज़ किया था. तो पहले अभी हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी क्या है. हेरिडिटी द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग. हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो करेक्टर्स पेरेंटल जनरेशन से उनकी ऑफस्प्रिंग में आते हैं, जो करेक्टर्स, उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं. तो जो और इस वर्ड को स्पेंसर ने सबसे पहले इस वर्ड को स्पेंसर ने दिया था. तो जो हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं ये ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय गैमेट्स. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ट्रांसफ़र होते हैं गैमेट्स के द्वारा, इन्हें हम हेरिडिटी करेक्टर कहते हैं. तो ये तो हो गया जेनेटिक्स, हेरिडिटी करेक्टर और हेरिडिटी क्या है. अब हम देखते हैं एक टर्म आया था वेरिएशन. तो वेरिएशन होता है डिसिमिलरिटी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स. मतलब जो एक ही पेरेंट से बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग है उनके बीच में जो उनमें आने वाली जो डिसिमिलरिटीज हैं, जो असमानताएं हैं, उसे हम वेरिएशन कहते हैं. क्योंकि जैसे पेरेंट्स होते हैं तो उनसे जो होने वाले उनके आने वाली जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, उनमें कोई ना कोई वेरिएशन, विभिन्नताएं रहती हैं. तो ये डिसिमिलरिटीज़ कहलाती हैं या असमानताएं कहलाती हैं. और इसका कारण क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर. जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि एक तो दो तरह के डिवीज़न पढ़े थे आपने, मियोसिस डिवीज़न और माइटोसिस डिवीज़न. तो मियोसिस डिवीज़न में के दौरान जब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होती है, तो उस क्रॉसिंग ओवर के होने की वजह से ही ये वेरिएशन आते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं, मेंडलिज्म. तो मेंडलिज्म में हम ये मेंडल के बारे में आपको स्टोरी बताएंगे थोड़ी सी कि जो मेंडल थे, मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स और इनका पूरा नेम है ग्रेगर जॉन मेंडल. इनका बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1882 में, जो कि एक सिलिसन ब्लेज था जो ऑस्ट्रिया में वहाँ पर हुआ था. और इनके जो आफ्टर रिसीविंग द डिग्री ऑफ फिलोसफी इन 1842 he became the father of church in Bruns city of Austria in the year 1843. In the church garden मेंडल एक्सपेरिमेंट, जो जब मेंडल क्या थे, फादर ऑफ ए चर्च इन ब्रून सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया में थे. और जब वहाँ पर जिस चर्च में थे वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया था कि जो चर्च का गार्डन था, तो मेंडल ने उसमें एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन पर. उसके लिए उन्होंने एक गार्डन पी था, मटर का पौधा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम. तो उस पर उन्होंने स्टडी किया था, उस मटर के पौधे पर. क्यों? और उस पर उन्होंने 7 साल तक अध्ययन किया. फिर उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किए, कई रिसर्च भी की. इसके बाद उन्होंने अपना रिसर्च करने के बाद उन्होंने जो अपना रिकॉर्ड था उन्होंने अपना जो वहाँ पर जो ब्रून सोसाइटी में नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में उन्होंने इसको अपना प्रेजेंट किया था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन पर. तो फिर वहाँ पर उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको पब्लिश किया गया था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से उनका पब्लिश किया गया था. फिर जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रोपाउंडेड विच इज़ नॉन एज मेंडलिज्म. तो जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पर, और उस आधार पर उन्होंने उनका जो लॉ था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस,
लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको ही हम मेंडलिज्म कहते हैं। और मेंडल का फिर जो डेथ हुई थी वो 1884 में। इसके बाद हम देखते हैं मेंडल का रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था। तो सबसे पहली बात यह है, एक तो इजी टू ग्रो इन स्मॉल एरिया, शॉर्ट लाइफ साइकिल। एक तो ये स्मॉल एरिया में ग्रो हो सकते हैं और इनकी लाइफ साइकिल भी शॉर्ट होती है। दूसरा रीज़न इनका ये था कि पी प्लांट इज़ बाइसेक्सुअल प्लांट, सो सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी डन। पी प्लांट जो है एक तो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि उसमें जो मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही होते हैं। तो मेल एंड फीमेल पार्ट होने की वजह से इसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और बाइसेक्सुअल होने की वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि जब इसके स्टिग्मा पर, किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर इसके एंथर के जब पॉलन ग्रेन्स जाकर गिरते हैं, और ये पॉलिनेशन की प्रोसेस कहलाती है, इसलिए इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और तीसरा इसका रीज़न ये भी था कि क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन बाय इमैस्कुलेशन प्रोसेस। इसमें पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन बाय द इमैस्कुलेशन प्रोसेस, ये वर्ड आया है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी प्लांट के, मतलब किसी भी फ्लावर में से ये एंथर जो कि इसका मेल पार्ट होता है, इसको कट कर दिया जाए। इसको जब हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाता है, तो इसमें अब ये केवल ये फीमेल पार्ट बस बचा हुआ है। जो स्टिग्मा है, ये ओवरी है, तो इस तरह से ये फीमेल पार्ट बचा हुआ है। तो ये इसमें एक फीमेल पार्ट में अब ये केवल एक फ्लावर में एक ही पार्ट है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया किया जाए, क्रॉस पॉलिनेशन किया जाएगा। मतलब इसके जो इस पर किसी दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन्स आकर गिरेंगे, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, ये आर्टिफिशियल तरीके से की जाती है, इसको हम इमैस्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं। और एक चौथा कारण ये भी था इसका सिलेक्शन का, एक तो ये क्या है कि मैनी कंट्रास्टिंग करेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। मतलब 7 तरह के जो करेक्टर्स हैं। एक तो पीपल मेंडल चूज 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स which are as follows. These are characters. First, structure of seed. This is structure of seed. तो इसमें एक तो ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये है इस तरफ ये रेसेसिव ट्रेट्स। तो डोमिनेंट ट्रेट्स में ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो एक तो ये सीड की जो स्ट्रक्चर है, एक तो ये राउंड है सीड, या तो सीड का स्ट्रक्चर रिंकल्ड है। दूसरा है कलर ऑफ सीड। ये डोमिनेंट करेक्टर है, ये डोमिनेंट ट्रेट है येलो, और रेसेसिव ट्रेट है ग्रीन। फिर है कलर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कलर वायलेट है, ये डोमिनेंट करेक्टर है, ये डोमिनेंट ट्रेट है, और ये वाइट है, ये रेसेसिव। शेप ऑफ मैच्योर पी, जो पोड का शेप होता है या तो इन्फ्लेटेड है, फूला हुआ है, ये कंस्ट्रक्टेड है, ये सिकुड़ा हुआ है ये। फिर एक कलर ऑफ इमेच्योर पी। अब है ये पोड का कलर देखते हैं, एक तो ये ग्रीन कलर की है, ये येलो कलर। तो ये तो ग्रीन कलर तो ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रेसेसिव ट्रेट है। फिर है ये पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन देखते हैं, ये फ्लावर या तो एक्सियल पोजीशन में लगे हुए रहते हैं या तो टर्मिनल पोजीशन में लगे हुए रहते हैं। एक्सियल में मतलब ये एक एक्सिस पे लगे हुए रहते हैं, टर्मिनल में ये थोड़ा सा तिरछे। और ये है लास्ट हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट की हाइट में या तो ये डोमिनेंट करेक्टर है, इसकी लॉन्ग लेंथ में ये लंबाई जो बड़ा ये साइज में ये टॉल होता है, और ये है डार्फ, ये बोना पौधा। ये तो लंबा जो है करेक्टर है, ये तो डोमिनेंट होता है, और ये इसका रेसेसिव होता है। डोमिनेंट का मतलब जो करेक्टर्स प्रभाव दिखाता है, प्रभावी होता है, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। और जो करेक्टर्स रेसेसिव होते हैं या तो छुपे हुए होते हैं, छुप जाते हैं, उन्हें हम रेसेसिव करेक्टर कहते हैं। और अब देखते हैं डिस्कवरी, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो जब मेंडल ने अपने ये प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट, उसका 35 ईयर्स तक तो उसको नेगलेक्ट करते रहे थे, नेगलेक्ट कर दिया गया था। फिर इसके बाद जब
ह्यूगो डुब्रीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी और एरिक वॉन ट्रेसमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंडक्ट किया था और उन्होंने इसकी रीडिस्कवरी की थी, इसलिए इसको हम कहते हैं रीडिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मेंडल। और उन्होंने इसको 1900 में कंप्लीट रीडिस्कवरी इसकी कर दी थी। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रीज़न ऑफ सक्सेस, कि मेंडल की जो सफलता के कारण क्या रहे थे। एक तो पहला कारण ये था कि जो इस स्टडी की थी इन्होंने 1 और 2 करेक्टर एट ए टाइम, एक ही समय में एक या 2 करेक्टर की स्टडी की थी। दूसरा कारण ये था कि मेंटेन द स्टैटिस्टिकल डाटाज, उन्होंने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके सारे डाटाज को उन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा के रूप में, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड करके रखे थे सारे डाटा, ताकि उसकी हम फर्दर स्टडी कर सकें या आगे जो इन फ्यूचर में जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो की जा सके, इसलिए उन्होंने अपने सारे डाटा को मेंटेन किया था। और तीसरा है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट, जिसको हम साइंटिफिक नेम है उसका पायसम सटाइवम, उसको सेलेक्ट किया था, क्योंकि ये पी प्लांट उनके लिए सूटेबल भी था और ये इसका ये शॉर्ट, इसका लाइफ पीरियड जो होता है ना वो शॉर्ट होता है, इस वजह से भी। तो उन्होंने इसीलिए इनकी ये सफलता के ये 3 कारण थे, इसलिए मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हो गया था। अब नेक्स्ट हम इसके लेते हैं जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। तो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में हम बहुत सारे ऐसे टर्म अभी आएंगे, हम इस लेसन को जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी को। तो एक तो सबसे पहले आपको बार बार कह रहे हैं कि करेक्टर्स, तो करेक्टर्स तो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर, फीचर्स को ही हम करेक्टर कहते हैं। दूसरे वर्ड आया था ट्रेट, ट्रेट कहलाता है द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए करेक्टर, किसी भी करेक्टर्स की इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स। जैसे कि अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब है, जैसे प्लांट की हम हाइट को देखते हैं तो हाइट उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म हो गई। अब हाइट में भी उसका एक तो डोमिनेंट और उसका रेसेसिव करेक्टर, जैसे टॉल है या शॉर्ट है, तो इस तरह से ये इसके ट्रेट कहलाते हैं। अब है डोमिनेंट ट्रेट है या रेसेसिव ट्रेट है, तो ये इसका ट्रेट कहलाता है। तीसरा टर्म आया है जीन। जीन जीन होता है द फैक्टर्स दैट कंट्रोल ए करेक्टर, जीन कहलाता है कि जो फैक्टर्स करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उसे हम जीन कहते हैं। और वैसे जीन आपने देखा होगा कि ये जीन की पोजीशन कहाँ पर होती है, जीन क्या होते हैं। तो जीन होता है सेगमेंट ऑफ ए डीएनए विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जीन है जो एक तो डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। आपको ये तो मालूम ही है कि जैसे कोई सेल है, सेल में ये अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये यहाँ पर होते हैं क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स जो बने होते हैं डीएनए के, तो ये डीएनए का जो सेगमेंट होता है एक छोटा सा सेगमेंट, तो डीएनए का सेगमेंट जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पहुंचाता है उसे हम जीन कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है एलील। एलील है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने इसके किसी भी प्लांट की हाइट को लिया, तो ये हाइट में भी टॉल है या डार्फ है, इसका टॉल और डार्फ तो इसका ट्रेट हो गया। लेकिन हमने इसको जब सिंबल यूज़ किया है कैपिटल टी, टॉल के लिए टी आया है और डार्फ के लिए आया है ये स्मॉल टी, तो उसमें ये इसके एलील हो गए हैं। ये टॉल, कैपिटल टी और स्मॉल टी उसमें एलील कहलाएंगे। तो एलील है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। नेक्स्ट होमोजाइगस, व्हेन बोथ एलील ऑफ ए जीन आर सिमिलर, जब जीन के जब दोनों ही एलील सिमिलर हों, एलील अभी हमने बताया जैसे कैपिटल टी ये एलील हो गया, ये सिमिलर है तो ये होमोजाइगस हो गया। या स्मॉल टी ये भी सिमिलर है, ये भी होमोजाइगस हो गया। और हेट्रोजाइगस का मतलब होता है एक एलील हम कैपिटल टी लेंगे और दूसरा एलील
स्मॉल टी लेंगे। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये हेट्रोजाइगस। तो इसमें इसमें अभी हमने डिफाइन किया है होमोजाइगस को, व्हेन बोथ एलील ऑफ ए जीन आर सिमिलर, जब एलील के दोनों, जब जीन के दोनों एलील सिमिलर हों तो हो गया ये होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस व्हेन बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर डिसिमिलर, जब ये डिसिमिलर यानी असमान होते हैं, जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो जीनोटाइप होता है। जैसे किसी भी प्लांट्स में हम, जैसे कि ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी, तो ये तो, और ये है स्मॉल टी, स्मॉल टी, तो ये लॉन्ग के लिए आता है टी, कैपिटल टी, और स्मॉल टी आता है डार्फ के लिए आता है। तो ये तो यदि हमें ये इसके जेनेटिक करेक्टर देखें, कैपिटल टी है या स्मॉल टी, तो उसका जीनोटाइप हो गया। लेकिन यदि हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस देखें, उसका बाहरी देखने में कैसा दिखाई देता है, तो उसका वो फिनोटाइप करेक्टर हो गया। जैसे प्लांट हमें टॉल दिखाई देता है, प्लांट की कंडीशन पोजीशन, जैसे प्लांट हमें इस तरह से टॉल दिखाई देता है और एक प्लांट हमें ऐसे छोटा सा डार्फ दिखाई देता है। तो ये तो इसका जो अपीयरेंस है, जो दिखाई दे रहा है, वो तो हो गया फिनोटाइप करेक्टर। और जीनोटाइप जो इसमें जीन जो अलील की पोजीशन है, जैसे ये कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है इसमें, तो ये उसका ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा होता है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे इसमें टॉल के लिए आया है कैपिटल टी, ये इसका जीनोटाइप कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। टॉल के लिए हमने ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिखा है, क्योंकि इसमें टी डोमिनेंट करेक्टर है, कैपिटल टी डोमिनेंट होता है ना, तो ये पौधा तो टॉल ही दिखाई देगा। तो जो दिखाई दे रहा है वो उसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया, यानी फिनोटाइप करेक्टर हो गया, और जो उसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो जीनोटाइप करेक्टर हो गया। नेक्स्ट है F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। F1 जनरेशन को कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F2 को कहते हैं सेकंड फिलियल जनरेशन। जैसे हम जब फिलियल जनरेशन को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ये कोई पेरेंट्स से में जब ये ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होती है पेरेंट्स से, तो जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से बनने वाली जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होती है, उसे तो हम F1 जनरेशन की कहेंगे। और उसके बाद F1 जनरेशन से बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी उसे हम F2 जनरेशन कहते हैं, उसको सेकंड फिलियल जनरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, क्रॉस बिटवीन द प्लांट डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर इज नॉन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी वह क्रॉस जिसमें केवल सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को लिया जाता है। जैसे सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर से मतलब हो गया है, जैसे यदि हम प्लांट की सिर्फ हाइट को ही लेते हैं, हाइट में या तो प्लांट टॉल है और डार्फ है, तो इसमें जैसे हमने हाइट को लिया है प्लांट का, ये टॉल हो गया और ये है डार्फ। टॉल के लिए आया कैपिटल टी, ये इसके पेरेंट्स, ये स्मॉल टी है। अब इसका जब हम ये देखते हैं गैमेट्स, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो इसमें गैमेट के फॉर्मेशन का मतलब, जैसे कि हमने कैपिटल टी, ये तो इस पेरेंट्स है, इससे बनने वाला जो गैमेट है उसको हमने इस तरह से एक बार लिख दिया, ये गैमेट हो गया इसका। तो गैमेट का फॉर्मेशन करने के बाद कैपिटल टी, और इस बार स्मॉल टी से जो गैमेट बनेंगे वो स्मॉल टी। फिर इनमें जब ये क्रॉस कराया गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों को जब मैटिंग की गई, मिलाया गया, तो इससे जो F1 जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग बनी तो वो इस प्रकार से है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। तो जो इसमें ये पौधा आपका जो इसका फिनोटाइप करेक्टर आप देखें तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, टॉल दिखाई दे रहा है। टॉल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी आया है ये डोमिनेंट मतलब जिसकी
प्रभावी जो प्रभाविता होती है, जो मतलब जिसका प्रभावीपन, मतलब इसने इस करेक्टर को छुपा दिया है, इसका मतलब है इसने ये स्मॉल टी वाला जो रेसेसिव करेक्टर है इसने इसको छुपा दिया, तो ये प्रभावी दिखाई दे रहा है। इसलिए जो पौधा दिखाई देगा आपको, एपीरेंस होगा इसका फिनोटाइप, तो वो तो टॉल होगा, लेकिन जो इसका जीनोटाइप जो कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसके बाद इसमें जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ये तो F1 जनरेशन F1 के लिए है, फिर इसके बाद जब इसमें F2 क्रॉस कराना है, F2 सेकेंड फिलियल जनरेशन के लिए, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो इसके F1 जनरेशन में बनने वाले जो प्लांट हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें ये दो प्लांट ले लिए कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, फिर इनसे हमने गैमेट का फॉर्मेशन किया। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कैपिटल टी ले लिया, एक स्मॉल टी ले लिया, अब इससे हमने गैमेट का फॉर्मेशन किया, तो क्या बनेंगे, एक तो कैपिटल टी गैमेट मिलेगा हमें, एक स्मॉल टी गैमेट मिलेगा। तो आपको इसमें ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कैपिटल टी है और एक ये स्मॉल टी है, इससे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट्स हैं इसके। अब इसके बाद हमने F2 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए, फिर इसमें ये जब इनमें हमने क्रॉस कराया, तो इसमें इस तरह से क्रॉस कराते हैं, इसमें एक तो चेकर बोर्ड इस तरह से बनाया जाता है। तो पहले तो आप इसमें दोनों तरफ ये लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले गैमेट, और इसमें इधर भी लिखना है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद इसमें हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी को क्रॉस कराया, तो ये टी ये हो गया। स्मॉल टी और कैपिटल टी को क्रॉस कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। इसके बाद फिर से किया, कैपिटल टी और इस वाले स्मॉल टी को क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और इसमें फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी को कराया तो स्मॉल टी हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें जो फिनोटाइप करेक्टर है, फिनोटाइप, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, फिनोटाइप रेशो, इसका फिनोटाइप रेशो में आप देखेंगे अपीयरेंस में, जैसे ये कैपिटल टी ये भी टॉल है, एक तो ये टॉल है, इसमें ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। ये टॉल क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इन तीनों में कैपिटल टी आया है, जो कि डोमिनेंट करेक्टर है, टॉलनेस शो कर रहा है, तो इसलिए ये तो 3 है, और ये एक स्मॉल टी ये डार्फ के लिए आया है। तो इसमें 3 पौधे तो टॉल दिखाई दे रहे हैं और एक प्लांट डार्फ दिखाई दे रहा है, तो इसमें आएगा 3:1। और जीनोटाइप रेशो देखें यदि हम इसका, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम जब इसका, तो इसमें एक तो पौधा आपको प्योर होमोजाइगस कैपिटल टी दिखाई दे रहा है, एक आपको दिखाई दे रहा है जी कैपिटल टी है, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं। ये तो होमोजाइगस हो गया, एक से हैं दोनों में, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं, और एक जे स्मॉल टी है, तो ये एक है तो यहाँ पर एक 1 लिख दिया, और ये 2 हैं तो यहाँ पर रेशो इसको हमने 2 किया, और ये भी स्मॉल टी ये भी 1 है तो यहाँ पर ये 1 कर दिया। तो इस तरह से इसका जेनेटिक रेशो जो होगा 1:2:1, और फिनोटाइप रेशो जो देखें हम, फिजिकल अपीयरेंस जो इसका दिखाई दे रहा है उसमें 3:1। इस तरह से ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया है। अब हम आगे का इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डाईहाइब्रिड क्रॉस और आगे की जितना भी इसका मेंडल्स के लॉ और डाईहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ये मोनोहाइब्रिड हम बता चुके हैं, पॉलीहाइब्रिड ये सारे हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ाएंगे। थैंक